हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेंटर ऑफ सक्सेस। तो फिर से आप लोगों के लिए बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग की द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2024 के लिए रुक्मणी प्रकाशन का द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आ गया हूँ। इससे पहले कि दोस्तों, अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर वहाँ से देख लीजिए। एवं मैंने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया है, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट है। तो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है। तो मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत और मुगल। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी QPSR ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौर्य वंश 322 BC से 185 BC तक शासन रहा था। मौर्य वंश के संस्थापक जो कि चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक विदत थे। गुप्त वंश का शासन जो कि 3री शताब्दी से मध्य 6ठी शताब्दी के मध्य रहा था। गुप्त वंश के प्रथम शासक श्रीगुप्त और अंतिम शासक विष्णुगुप्त रहे थे। सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक इनके बीच काल को कहते हैं। सल्तनत काल के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। मुगल वंश का संस्थापक बाबर और अंतिम शासक बहादुर शाह जफर रहा था। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे घूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो ये पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है। तो दिया गया है फेडरल बैंक को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही RBI को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को 2023 के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यूनो बैंक का मुख्यालय आपका ये कोलकाता में है। अगला प्रश्न, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन रहे हैं। तो ये है विश्वभूषण हरिचंदन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही शिव प्रताप शुक्ल आपका ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल आपका ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। एवं कम्मनपति हरिबाबू आपका ये मिजोरम के राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न, फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया था। तो ये 29 नवंबर 2023 को मनाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे के संदर्भ में 2 स्टेट सॉल्यूशन नाम रखा जाता है। अगला प्रश्न, 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था। तो ये बंगाल को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल में विभाजन का उद्देश्य जो कि राष्ट्रवाद को कमजोर करना था। भारत में सबसे हिंसक विद्रोह अंग्रेजों का जनजातीय विद्रोह ने किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना का हिस्सा नहीं था। तो ये फ्रांस का हिस्सा नहीं था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोंडवाना के समीप या उसके अंतर्गत भारत, समीपवर्ती देश ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, दक्षिणी अफ्रीका और मेडागास्कर हैं। गोंडवाना चट्टान का विस्तार जो कि दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल, सतपुरा, महादेव पहाड़ी प्रदेशों में के साथ साथ कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम और असम में भी पाया जाता है गोंडवाना चट्टान। वही भारत का 98% कोयला इन्हीं चट्टानों से प्राप्त किया जाता है, यानी गोंडवानों से। अगला प्रश्न, नेत्र क्या है। तो यह मनोरहित विमान है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही भारत का नवीनतम रडार इमर्जिंग उपग्रह है। अगला प्रश्न, संत कबीर सम्मान किन क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये बुनाई के क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संत कबीर दास जी का जन्म वाराणसी के लोहरताड़ा में हुआ था। अगला प्रश्न, 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कौन सा है। तो ये है खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे ऊंचा पुरस्कार, सबसे सर्वोच्च पुरस्कार आपका ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। अर्जुन अवार्ड जो कि ये दूसरा सर्वोच्च खेल पुरस्कार है, अर्जुन पुरस्कार। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कि ये खेल प्रशिक्षकों को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है।
खेल प्रशिक्षक को दिया जाता है? अगला प्रश्न, भारत और खालिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनवेक्स 2023 का संस्करण दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया था। तो ये वियतनाम में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत और नेपाल के बीच सूर्य किरण सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास जो कि मित्र शक्ति शुरू किया गया था, एवं भारत और बांग्लादेश की नौसेना सैन्य अभ्यास ये था बोंगो सागर 23 अभ्यास। अगला प्रश्न, दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? तो ये है जुबा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही फिजी देश की राजधानी सुबा है। दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र का 193वां और अफ्रीका महाद्वीप का 55वां देश है। अगला प्रश्न, वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 7 होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक पक्ष में 11 होती है। सबसे अधिक खिलाड़ी जो कि रग्बी फुटबॉल में एक पक्ष में 15 होते हैं। खो खो खेलों में खिलाड़ियों की संख्या 9 होता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को आपदा प्रबंधन गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है आईईसी लिमिटेड को। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कि फिर यहाँ से आपका रीजनिंग और मैथ का प्रश्न शुरू हो गया है, तो मैं आपको डायरेक्ट 31वां नंबर क्वेश्चन पे लाना चाहूँगा। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है? तो वो अनुच्छेद 44 है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के भाग 4 में जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 39 के तहत राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। एवं अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? तो ये थे रामानंद सागर जी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि यह सीरियल 1987-88 में चलाया गया था। महाभारत और रामायण 2 भारत का प्राचीन महाकाव्य रहा था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से स्थल पर जहां अशोक का स्तंभ मौजूद है में बैल प्रधान है? तो ये है रामपुरवा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि रामपुरवा बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है, जो बैल प्रधान अशोक के स्तंभों में से एक के रूप में जाना जाता है। लौड़िया नंदनगढ़ आपका सिंह और मोर का चित्रण है। सांची और सारनाथ के स्तंभों के ऊपर एक साथ 4 चिन्हों की आकृति बनाई गई है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? तो ये ने जापान को हराकर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2023 में विजयी रही प्रतियोगिता के इतिहास में दूसरी बार ये स्वर्ण पदक जीतकर हासिल किया है। भारत ने लेबनान को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 में जीता है। इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो कि फुटबॉल से संबंधित है। भारत ने मेजबान पाकिस्तान को हराकर फुटबॉल का सेफ चैंपियन 2023 खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राजधानी परिवर्तन की घोषणा जो कि ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज 5 द्वारा 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में की गई थी। इस आयोजन में वर्ष 1915 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और कलकत्ता की जगह दिल्ली को राजधानी घोषित किया गया था। अगला प्रश्न, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये गांधार में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूनानी रोमन कला को इंडो ग्रीक कला, गांधार कला आदि के नाम से भी जाना जाता है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं आपका ये महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा की गुफा जो कि
हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है? तो वह है राजगीर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये नालंदा जिले में स्थित है। जल मंदिर राजगीर में स्थित है। 1986 में फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, फतेहपुर सीकरी को। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो ये लेता है 84 वर्ष। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह अपनी धुरी पर 17 घंटे 14 मिनट 24 सेकेंड में घूमता है तथा सूर्य की परिक्रमा 84 वर्षों में करता है। अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में और सूर्यास्त पूर्व की दिशा में होता है। वही यूरेनस, जिसे हम अरुण बोलते हैं, शुक्र ग्रह की भांति ही ग्रहों के सामान्य विपरीत की दिशा में एवं पश्चिम दिशा में सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण करता है। अगला प्रश्न, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो यह कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत एक बांध और 2 मुख्य नहरों को शामिल किया गया है, जो कि 2 नहरें नदी के पार्श्व भाग पर स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया था? तो ये 1983-84 के बीच में किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहाँ पे प्रौद्योगिकी विभाग में तथा बाद में वर्ष 1987-88 में समस्त मंत्रालयों में लागू किया गया था। शून्य आधारित बजट में प्रत्येक योजना को शून्य से प्रारंभ मानकर पूरा समीक्षा की जाती है। तो यह भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? तो ये कृषि का विकास। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस योजना में कृषि उत्पादन में वृद्धि करके खाद्य संकट का समाधान करने का प्रयास किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 के बीच हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित रहा था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के बीच, जो कि पीसी मानोनोवलिस मॉडल पर आधारित थी, जिसका उद्देश्य था भारी उद्योगों को बढ़ावा देना। वही तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच रहा था, जो कि सोन सैंडी और सूक्ष्म चक्रवृद्धि मॉडल से प्रभावित रहा था। चौथी पंचवर्षीय योजना ये 1969 से 74 के बीच में डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित रही थी। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली कहाँ रही थी? तो ये थी ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर। सॉरी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिनका मूल नाम था मणिकर्णिका तांबे। 13 वर्ष की आयु में झांसी के नरेश गंगाधर राव के साथ इनकी शादी हो गई थी। 1857 में, जो कि झांसी से ये नेतृत्व किए थे। 17 जून 1858 को रानी अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी एवं उसके संबंध में यूरोज ने कहा था कि विद्रोहियों में वह एकमात्र मर्द थी। अगला प्रश्न, इनमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहाँ की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी थी? तो ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु गांधी जी, गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, एवं गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद नाड़े थे। गोखले जी के समाचार पत्र दी क्वालिटी जनरल द सुधारक रहा था। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 21वें अधिवेशन 1905 में अध्यक्षता किए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है? तो शून्य भुखमरी है, जलवायु कार्यवाही है, जल के नीचे जीवन और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा भी है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? तो ये 22 अक्टूबर 1764 को हुई थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की सेना का सफल नेतृत्व, जो कि हेक्टर मुनरो ने किया था, और मीर कासिम की सेना का नेतृत्व गुरगिन खां द्वारा किया गया था। बक्सर की लड़ाई ब्रिटिश सेना और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जो कि मीर कासिम, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच ये लड़ी गई थी। अगला प्रश्न, जो कि फिर से आपका यहाँ पे मैथ रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो गया है, तो मैं आपको 62 पे लाना चाहूँगा। 60
1 पे भारत का मसालों का उर्वरक क्षेत्र कौन सा है? तो ये है केरल। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि भारत प्राचीन काल से मसालों के लिए विख्यात रहा था। वही असम क्षेत्र चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू किए गए थे? तो ये 26 नवंबर 1949 को। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता के बारे में उल्लेख किया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान जो कि ब्रिटिश के संविधान से अपनाया गया था। नागरिकता अधिनियम 1955 प्राप्त करने की जांच शर्तों को बताता है, 5 शर्तों को बताता है, जो कि जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण, प्राकृतिक एवं क्षेत्र उत्कृष्ट समाविष्ट करने के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है? तो ये अनुच्छेद 352 है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुच्छेद 356 में, जो कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 360 में के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और अनुच्छेद 368 में संसद द्वारा संविधान में संशोधन किए जाने का प्रावधान किया गया है। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पंचायत समिति का सदस्य कौन है? तो बोला जा रहा है कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में पंचायती राज के 3 स्तर होते हैं, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायत समिति एक मध्यवर्ती स्तर की पंचायत होती है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसका गठन किया गया था। जिस राज्य में जनसंख्या 20 लाख से कम है उसमें पंचायत समिति यानी उस राज्य में लागू नहीं किया जाता। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के तहत प्रत्येक प्रखंड के लिए एक पंचायत समिति होगी का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, चीन में गृह युद्ध का शुरुआत कब हुई थी? तो ये 1928 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1927 में कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग हुए थे। अगला प्रश्न, बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो ये है बांग्ला। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बांग्लादेश जो कि भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करने वाला देश है, जो कि यह 4096 वर्ग किलोमीटर सीमा साझा करता है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहते हैं, वही गंगा नदी को पद्मा कहते हैं। अगला प्रश्न, बेलारूस की राजधानी क्या है? तो ये है मिन्स्क। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेलारूस आपका ये अस्थलरूप देश है, यानी लैंडलॉक्ड देश है। अजरबैजान की राजधानी बाकू है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। अगला प्रश्न, प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो ये रहा था जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था, लेकिन अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता हासिल जेम्स प्रिंसेप के द्वारा ही किया गया था 1837 ईस्वी में। भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद जो कि ये चार्ल्स विल्किंस ने किया था। सर विलियम जोन्स ने वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था 1784 में। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है मेला में बाजार कर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य विधानमंडल 243 ज के अनुसार उपयुक्त स्थानीय कर लगाने, उन्हें वसूल करने तथा प्राप्त धन को व्यय करने का अधिकार प्रदान कर सकती है। अगला प्रश्न, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये है लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पंचायती राज का उद्देश्य राजनीतिक जागरूकता फैलाना भी है, लेकिन बोल रहा है मुख्य उद्देश्य,
तो उसके हिसाब से ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था? नए चुनाव होते ही जनता पार्टी चुनी गई थी। तो यह पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सर्वप्रथम जो कि आयोग द्वारा 1972 में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का दार्शनिक आधार तैयार किया गया था एवं इसका आधार रोजगार प्रधान था। अगला प्रश्न, जो कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपका ये 1992 में लाया गया था। अन्नपूर्णा योजना 2000 ईस्वी में लाया गया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा 1977 में लाया गया था एवं लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आपका ये 1997 में लाया गया था, 1997 में। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 1 2 3 4। अगला प्रश्न, पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी अनुदान सब्सिडी का प्रावधान कौन सा संस्था करता है? तो ये करता है राज्य वित्त आयोग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243(1) और अनुच्छेद 243(y) के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, स्तंभों को मिलान करें। काठ और दाह और कृषि संबंध राज्य दे रखा है। तो दहिया आपका ये मध्य प्रदेश के कृषि से संबंधित है। कुरवा ये झारखंड के कृषि से संबंधित है। बड़ीगा ये उड़ीसा के कृषि से संबंधित है एवं पेंडा आपका ये आंध्र प्रदेश के कृषि से संबंधित है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 4 1 2 3 ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? तो ये ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मृगनयनी का महल जो कि राजा मान सिंह तोमर ने निर्माण कराया था। मृगनयनी वृंदावन लाल वर्मा की आपका ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक रचना भी रही है। अगला प्रश्न, फिर से मैं आपको 91 पे लाना चाहूँगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये 1 मई 2016 को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो ये है तेलंगाना में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही मिजोरम का लोक नृत्य थंगलाम है। गोवा का लोक नृत्य तरंग मेल है और झारखंड का लोक नृत्य दसाई नाच है। अगला प्रश्न, संसद की प्राक्कलन समिति कौन सी है? तो ये है एक अस्थायी समिति है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन जिसे हम लोक लेखा समिति कहते हैं। अगला प्रश्न, नाम दफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पक्की और कमलांग टाइगर रिजर्व यह भी आपका ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 1972 में भारतीय वन्यजीव अधिनियम के द्वारा टाइगर रिजर्व के स्थापना की शुरुआत की गई थी। वही पेरियार और पेराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व आपका ये केरल में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका ये बिहार में स्थित है एवं सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपका ये तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न, दक्षिणी भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो ये है अनाईमुड़ी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनाईमुड़ी पर्वत की चोटी जो कि अनाईमुड़ी 2695 मीटर दक्षिण भारत की आपका ये सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत केरल तमिलनाडु की सीमा पर स्थित नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, तमिलनाडु में स्थित पालिनी पहाड़ियाँ आदि आती है। वही पूर्वी घाटी की सर्वोच्च चोटी जिंदगारा है। जिंदगारा एवं नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1879 के 80 के बीच में हुआ था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। उड़ीसा के मलकागिरी जिले के कुछ क्षेत्र भी प्रभावित रहा था और नेता थे टोम्पा सोरा। अगला प्रश्न, भारत में इनमें से किस अनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल की कानून खेती करने की अनुमति दी गई है? तो ये है बीटी कपास। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न,
केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या है? तो ये है 273.15 केल्विन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही 273.16 केल्विन को जल का त्रिक बिंदु भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? तो डीवीडी नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। डीवीडी आपका एक डिजिटल ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस है। इसका उपयोग उच्च क्षमता वाली फाइलों जैसे शीर्ष मानक वीडियो और फिल्मों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? तो ये है एमी फ्रिज के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे हम फाइकोलॉजी कहते हैं। हरी शैवाल में स्टार्च जो कि मंद पदार्थ संचित रहता है। नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन जो कि ग्लाइकोजन है। अगला प्रश्न, संलग्न की गुप्त ऊष्मा क्या है? तो यह है ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तापमान के निहित रहने पे ठोस से द्रव या द्रव से ठोस में परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को हम संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला प्रश्न, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो ये विटामिन 12 की कमी से होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। रेड ब्लड सेल्स का निर्माण जो कि कम होने से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है, जिससे हम इसका रासायनिक नाम B12 को हम साइनोकोबालामिन कहते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो ये जिंक ऑक्साइड है। ZNO ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिंक ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम, टीन, लेड भी उभयधर्मी धातु के पदार्थ हैं। वही सिलिकॉन आपका ये उभयधर्मी अधातु है। ध्रुव अधातु ब्रोमीन है। अगला प्रश्न, इकोलॉजी शब्द जो कि खाली स्थान शब्द वो इकोलॉजी से बना हुआ है, तो आपका ये यूनानी शब्द है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अर्नेस्ट हैकल नामक प्राणी विज्ञान शास्त्री ने 1886 में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ओक्योलॉजी के रूप में किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो ये होता है चिकन पॉक्स। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह वेरिसेला जोस्टर नामक के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है। वही टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होने वाला रोग है। ट्यूबरक्लोसिस जो कि टाइफाइड तपेदिक को भी कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस यानी तपेदिक को ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु से होने वाला रोग है, यह फेफड़े को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से मैं आपको 121 पे लाना चाहूँगा। बोला जा रहा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि की जाती है, तब नेत्र की पेशियाँ क्या होगी? तो ये शिथिल होती है तथा लेंस पतला हो जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी पेन का जड़त्व क्या होता है? तो ये उसकी गति के अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोध करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपने ऊपर लगने वाले बल को प्रतिरोध करता है। जड़त्व जो कि वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो ये होता है चुकंदर का केंद्र विगलन यानी हीट रॉट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं? तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत लेपन का उपयोग धातु को संचालन यानी जंग के बचाने के लिए किया जाता है। धातु की सतह को चमकीला और सुंदर बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? तो ये 34 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ऑप्शन
बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वही जलते हुए बल्ब के अंदर का तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस जो कि आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी हुई रहती है। अगला प्रश्न, 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय किस में पाया जाता है? तो ये मछली में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मछली के साथ सांप में भी 2 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। वही पक्षी, स्तनधारी जंतु एवं पक्षी, उभयचर एवं स्तनधारी जंतु में भी 4 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है। मगरमच्छ में 3 प्रकोष्ठ वाला एवं 4 प्रकोष्ठ वाला भी हृदय पाया जाता है। वही उभयचर में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय पाया जाता है, उभयचर में। अगला प्रश्न, न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? तो ये एक्सॉन छोर पर बदलता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब कोई विद्युत संकेत किसी न्यूरॉन के एक्सॉन छोर तक पहुंचता है तो यह रासायनिक पदार्थ मुक्त करता है और तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन ही होती है। अगला प्रश्न, गलत वाक्य को ढूंढिए। तो इस प्रकार आपका कोशिका द्रव्य को प्रद्रव्य भी कहते हैं, ये कथन गलत है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका झिल्ली और केंद्रीय आवरण के बीच का भाग को हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्रद्रव्य वह है जिसका प्रयोग कोशिका झिल्ली, कोशिकीय द्रव्य और केंद्रक के सभी के लिए किया जाता है। कोशिका द्रव्यों में सभी कोशिकांग जैसे केंद्रक, अंतःप्रद्रवी जालिका और गोल्जी उपकरण आदि निहित रहते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, Fe2O3 और FeO में ऑक्सीजन के भारों का अनुपात क्या होता है? तो यह तीनों अनुपात 1 रहेगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि फेरस ऑक्साइड में ऑक्सीजन का भार 48 ग्राम रहता है, वही फेरस ऑक्साइड में ऑक्सीजन का भार 16 ग्राम रहता है। तो 48/16 इस प्रकार आपका ऑप्शन हो जाएगा 3:1। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है? सभी रज्जु कॉर्डेटा खाली स्थान दे रखा है, तो यह डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब होता है इसमें पृष्ठ रज्जु की उपस्थिति होती है, इसमें क्लोम छिद्र होता है एवं नलदार तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्राय खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा इस कारण होता है। तो ये पाइरूवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में पहुंचता है तो वह सर्वप्रथम पाइरूवेट अम्ल में टूटता है। पाइरूवेट अम्ल को जब ऑक्सीजन नहीं मिलता तो वह लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है और मांसपेशियों में एकत्रित होकर जैसे थकान का अनुभव करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करता है? तो यह है गर्तिका, जिसे हम एरियोलर भी कहते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एरियोलर आपका यह संयोजी ऊतक ढीला संयोजिक ऊतक है। यह आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों को मरम्मत में भी सहायता करता है। एरियोलर या गर्तिका जो यह चारों ओर के ऊतकों के लिए जल और लवणों को भी संचित करता है। सभी कोशिकाएं अपने पोषक तत्वों गर्तिका से प्राप्त करती है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड कैडमियम की रॉड क्या काम करती है? तो ये चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से आवेशित कांच की छड़ के संपर्क से आवेशित किया जाए तो यह गोला क्या होगा? तो यह गोला इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ने पर कांच से सिल्क की ओर इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा, जिससे कांच की छड़ व धनावेशित और सिल्क ऋणावेशित हो जाएगा। एवं इस प्रकार सेट क्लास प्रश्न, प्लेट हेल्मिंथिज्म में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? तो यह है फ्लेम कोशिका। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ये किडनी की तरह काम करती है और निस्यंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थों को हटाती है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिए कि आपका
75 प्रश्न समाप्त हो गया। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर कमेंट करें कि आपने कितना अटेम्प्ट किया है, आपने कितना स्कोर किया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।